नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जीएस की क्लास पूरा पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बात करते हैं हम क्रमागत से चल रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ लिए हैं सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ लिए हैं। तो उसी के क्रम में हम बढ़ते हैं। तो सिलेबस में दिया है गुप्त वंश, और गुप्त वंश में केवल 2 शासकों के बारे में चर्चा की गई है सिलेबस में। तो हम दो ही शासक पढ़ेंगे। जैसे पहला दिया है समुद्रगुप्त और दूसरा दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। और इसमें हर एक वीडियो में हम बात करते हैं, जितना भी हमने पढ़ाया अभी तक पढ़े हैं हम लोग मिल के बात करते हैं। तो उसमें हर एक जो है शासक के बारे में या फिर हर एक चैप्टर में हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, एमसीक्यू के, जिसमें से देखिए समुद्रगुप्त की बात करते हैं, उसके ऐतिहासिक घटनाओं से देखेंगे, और चंद्रगुप्त द्वितीय की भी ऐतिहासिक घटनाएं देखेंगे। ठीक है, और यह बुक में क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस बुक में क्वेश्चन जो लिया गया है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, आप अपने बुक में अगर लूसेंट की बुक होगी तो आप उसमें से क्वेश्चन को मिलाते हुए चलेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आंसर बताएं या ना बताएं, उससे पहले आप स्वयं से करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जैसे हम फटाफट रहते हैं, जैसे इसमें कम समय में हम लोग ज़्यादा प्रश्न पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपको जैसे प्रश्न बताना होता है तो वीडियो को थोड़ा सा रोक करके पहले आंसर आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए, आंसर देखिए, तब आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, बात करते हैं, अगर आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आपके पास बुक नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाके वहाँ सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च करेंगे तब भी आपके सामने टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी अगर बात करते हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया दिया गया है, आप वहाँ से हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। चलिए देखिए, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। हमसे सिर्फ पूछा गया है कि संस्थापक कौन था। सिर्फ संस्थापक पूछा गया है तो क्या मारेंगे? श्रीगुप्त मारेंगे। तो पहले देखिए श्रीगुप्त पे हम टिक करते हैं, तो श्रीगुप्त हमारा बिल्कुल सही है। संस्थापक पूछा है, श्रीगुप्त हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक पूछेगा तब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक, व्याख्या के रूप में देखते हैं तो क्या बताया गया है? श्रीगुप्त है। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी देवी का विवाह हुआ था वैसा गुप्त वंश के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि गुप्त किसके सामंत थे? हम भी आप लोगों के साथ ही टेस्ट दे रहे हैं। मान लीजिए गुप्त किसके सामंत थे? मौर्य काल के थे, या फिर कुषाण के थे, सातवाहन के थे, या इनमें से कोई नहीं। गुप्त वंश की अगर हम बात करते हैं तो यह सामंत थे, हमारे हिसाब से कुषाणों के सामंत थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए इन चारों ऑप्शन में से? तो जो भी है आप अपना टिक कीजिए। तो हम कहेंगे कुषाण। जी बिल्कुल सही है, कुषाण हो जाएंगे। किसके सामंत थे? गुप्त वंश जो है कुषाण के सामंत हो जाएंगे। कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था? सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश में कौन व्यक्ति था? श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त था, घटोत्कच था, समुद्रगुप्त था। देखिए श्रीगुप्त की बात करते हैं, घटोत्कच की बात करते हैं, इनकी तो कोई चर्चा ही नहीं की जाती है गुप्त वंश में। बस इनको संस्थापक के रूप में सिर्फ गिन जाता है, और ये सामंत के रूप में अपना शासन किए थे। और वास्तविक संस्थापक होता है श्रीगुप्त। यहाँ से हमारा जो है गुप्त वंश की जो भी चर्चाएं होती हैं यह ज़्यादातर मिलती हैं। तो महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त ही हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न पूछा गया, प्रयाग इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति लेख या फिर इलाहाबाद का प्रशस्ति अभिलेख जो है किसने लिखवाया था? पहला ही कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अगर इसकी हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के सेनापति वो हुआ करते थे दरबारी कवि हरिसेन, उन्होंने लिखा है। तो क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की अगर हम बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित हो जाएगा? समुद्रगुप्त से हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि ए का जो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए में कहाँ जो लिखा गया है पहला? तो देखिए यहाँ पहला दिया गया है
यहाँ दूसरा दिया है, यहाँ तीसरा दिया है, यहाँ चौथा दिया है। तो हमारा ए से मिलान हो रहा था पहले का, तो अब सीधा है। अगर एक ऑप्शन आप पकड़ ले रहे हैं किसी एक शासक को, तो आपका आंसर पूरा सही हो जाएगा। जैसे हमें बात करते हैं समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हमको मिलता जुलता मिल रहा था, तो हमने एक ऑप्शन पकड़ा, ए का ए वाला दिया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था। कौन व्यक्ति था जो खगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था? भानुगुप्त था, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, या इनमें से कोई नहीं? अगर इसकी बात करते हैं, गणितज्ञ की बात की जा रही है, तो कौन होते हैं? आर्यभट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। छठवां प्रश्न है, कह रहा है कि गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा कौन थी? गुप्त वंश में सरकारी भाषा क्या हुई करते थे? पाली थी, प्राकृत थे, हिंदी भी, संस्कृत थी। देखिए, गुप्त वंश में अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत के 9 विद्वान रहा करते थे। किसके शासनकाल में थे? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 जो है संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, जिन्हें नवरत्न कहा गया। और उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो हुआ करते थे कालिदास हुआ करते थे, और इनकी रचनाएं जो हैं ज़्यादातर प्रेम प्रसंग पर ही लिखी मिलेंगी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? नवरत्न किसके शासनकाल में रहा करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते हैं। और इनकी दरबारी भाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर के भारत का नेपोलियन कहा था? इतिहासकार हैं एक वी ए स्मिथ। इन्होंने किसका जो है किस शासक को देखा था वह ज़्यादा क्षेत्र को जीतता हुआ गया और उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारे थे? समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मागुप्त को, ये कौन था? कोई ये समुद्रगुप्त था? चलिए बताइए। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो आप कहेंगे भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिखाई दे गया है। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो उसको दौहित कहा जाता है, लिच्छवी दौहित, अर्थात लिच्छवी का नाती कहा जाता है। धरणी बंध भी कहा जाता है, धरती को बांधने वाला नेपोलियन भी कहा जाता है भारत का। और इसका घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता है दक्षिण के भारत में। यह बात करते हैं उत्तर भारत के 9 राज्य को जीत लेता है और दक्षिण भारत के 12 राज्य को जीत लेता है। तो अर्थात कोई भी क्षेत्र अगर यहाँ मान लीजिए घोड़ा है तो इधर का भी पानी पी लेगा, इधर की पानी पी लेता है, इधर पानी पी लेता था, तो उसी को कहा जाता है 3 समुद्र का पानी पीता है था। ठीक है, और यहाँ जो 12 राज्य जीता था समुद्रगुप्त, तो इस राज्य से जो है टैक्स लेता था और यहाँ अपना शासन करता था। ठीक, वही कह रहा था। चलिए, और इसको एक बात रखिएगा, जो समुद्रगुप्त है इसको कविराज भी कहा जाता है। देख लेते हैं क्या क्या दिया है। अच्छा, इसमें नहीं दिया है। चलिए, 7वां प्रश्न के बाद 8वां प्रश्न है। कह रहा है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? जब हुड़ भारत पर आक्रमण करने आए थे तो कौन शासक जो है योद्धा की तरह लड़ा था और उनको पीछे हटाया था? कुमारगुप्त था, समुद्रगुप्त था, स्कंदगुप्त था, चंद्रगुप्त था। पूछा गया हुड़ों को पीछे हटाने वाला कौन शासक था? हुड़ों की अगर बात आएगी, अगर शक की बात करता है तो चंद्रगुप्त हो जाएंगे, लेकिन हुड़ों को पीछे हटाने वाले शासक की जब भी बात आ जाएगी तो वह होते हैं स्कंदगुप्त। ठीक है, पूछ ले जाएगा कि शकों को पीछे हटाने वाला या फिर शकों का अंत करने वाला, वह होता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन हमसे पूछा है किस वंश की बात कर रहा है? हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, तो वह कौन शासक था? स्कंदगुप्त हुआ करता था। ठीक है, और तो इसमें था जो है स्कंदगुप्त के समय में ही भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, भानुगुप्त की बात करते हैं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें दिया है क्या? हुड़ों का आक्रमण गुप्त कांश के अंतिम शासक के दौरान हुआ था। भीतरी अभिलेख गाजीपुर के 8वें श्लोक में हुड़ों के संबंध में युद्ध का उल्लेख मिलता है। हुड़ों को परास्त करने के लिए उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। हाँ, यह भी बात है, जो स्कंदगुप्त था वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। जब शकों को जो है हुड़ों को पीछे हटा दिया, उसके बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए जाना जाता था? कला और स्थापत्य के लिए,
साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, या फिर साहित्यिक कार्यों का संरक्षण करने के लिए जाना जाता था। अगर हम इसकी बात करते हैं, गुप्त राजवंश के जो प्रसिद्ध हुआ करता था उस समय में, यह जाना जाता था, अगर बात करते हैं तो यह कला और स्थापत्य के लिए जाना जाता था। ठीक है, यहाँ देखिएगा आपको मिलेगा, हाँ देखिए यहाँ लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासन करता था उसके शासनकाल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने 9 प्रश्न दिए हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से है, मौर्य काल से है, बुद्ध से है, या फिर गुप्त काल से? अजंता की कलाकृति किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे गुप्त काल से हो जाएगा। और अजंता की कहाँ है, अजंता की गुफाएं कहाँ हो जाएंगी? तो आप कहेंगे यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाओं का चित्रण मिलता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हो जाएगा। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और इसकी बात करते हैं तो 1983 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है। चलिए 10 प्रश्न हो गए हैं, 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए फटाफट करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास किसके राज्य कवि हुआ करते थे? नवरत्न में शामिल थे। तो बताइए कालिदास किसके शासन समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर विक्रमादित्य कहा जाता है? हर्षवर्धन की बात कर रहा है। तो बताइए कालिदास किसके राज कवि हुआ करते थे? कालिदास की जब भी बात आ जाएगी तो आप कहेंगे नवरत्न में शामिल हुआ करते थे, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबारी कवि हुआ करते थे। चलिए आगे बात करते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता का जो चित्रकारी हुआ है, अभी पिछले प्रश्न में तो हम लोग पढ़ के आए हैं, 10वां प्रश्न शायद था। अजंता जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और 1983 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और यह किसके लिए है? तो बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। चलिए उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था? कांची, या फिर तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी? देखिए उत्तर गुप्त युग में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो देखिए इसके स्थापना की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद एक शासक आता है आपका कुमारगुप्त, वही जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कौन व्यक्ति हो जाएगा? कुमारगुप्त हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी में। कब कहेंगे? 1198 ईस्वी में इसको ध्वस्त कर देता है। कौन था? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। ठीक, और नालंदा विश्वविद्यालय की खासियत की बात करते हैं, पूरी दुनिया में, विश्व में पूरे पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जो हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय था। पूछेगा दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय बात करेंगे, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, तक्षशिला हो जाएगा, जो कि बनवाया कौन था? राजा तक्ष ने बनवाए थे। ठीक है, लेकिन जब पूछेगा दुनिया का, पूरे विश्व का पहला ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो हॉस्टल देने की सुविधा प्रारंभ किया था, तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। शुरुआत कौन किया था इसका? तो आप कहेंगे कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, और इसको तोड़ा कौन था? ध्वस्त कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था बख्तियार खिलजी, 1198 ईस्वी में तोड़ दिया था। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किससे है? अभी हमने ऊपर बता के आया है। एरण अभिलेख किससे संबंधित हो जाएगा? तो भानुगुप्त से हो जाएंगे, और इसमें सती प्रथा की जानकारी भी मिलती है एरण अभिलेख से ही। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया है? चंद्रगुप्त के, अशोक के, हर्षवर्धन के, और चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए फाहयान, ह्वेनसांग, दो आए व्यक्ति हैं, दोनों का नाम कन्फ्यूजन रहता है, दोनों चीन के रहने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं फाहयान की, तो क्योंकि इनकी बुक हुआ करती है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, कौन था? ह्वेनसांग। ठीक है, तो यच से, वेन की अगर बात करते हैं यच से शुरू होता है, हर्षवर्धन की बात करते हैं तो यच से शुरू होता है, अर्थात दोनों मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है फाहयान, तो फाहयान किसके शासनकाल में आया था? तो बस एक ही शासक बनता है, आप क्या कहेंगे? फाहयान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन व्यक्ति आया था?
चीनी यात्री आया था फाहियान, जो कि पुस्तक लिखा था फोक युग की। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। अभी हमने पिछले प्रश्न पढ़ के आया है, तो स्वर्ण युग कहा जाता है कौन सा, गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है फाहियान कहाँ का निवासी था। सभी को पता है चीन का रहने वाला है। सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो इसमें बताना है प्रवरसेन जो है प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो शक है, कड़ दिया गया है, वाकाटक दिया है, सातवाहन दिया है। प्रवरसेन द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो इसका होना चाहिए था वाकाटक वंश। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, वाकाटक वंश हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है किस गुप्तकालीन शासक ने कविराज कहा जाता है। कविराज की उपाधि धारण करने वाला कौन व्यक्ति है। वही व्यक्ति है जिसे लिच्छवी का दौहित कहा जाता है, धरणी बंद कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है भारत का। उसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था और उसके दरबारी हुआ करते थे हरिसेन। उन्होंने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और उसे कविराज भी कहा जाता है। तो बताइए किस शासक की हम बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त से समुद्र, इसके जो है घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है। समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है, अर्थात समुद्र से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम भी कहा गया है। सक्रोपम भी कहा गया है, यह बताना है कौन सा अभिलेख में लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति होना चाहिए। ओ कम और देख लीजिएगा, इसको गलत हो गया। सक्रोपम, ठीक, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखिए 21 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर निर्माण करने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति लिए थे। देखिए वहाँ श्रीलंका के एक शासक हुआ करते थे मेघवर्मन। उन्होंने बिहार में बोधगया में मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन समुद्रगुप्त से अनुमति लेने के बाद ही मंदिर बनवाया गया, क्योंकि समुद्रगुप्त वहाँ का शासक था। इसे कहा जाता है लिच्छवी दौहित, लिच्छवी का नाती हुआ करता था, इसलिए जो है तो वहाँ से उनसे अनुमति लेने के बाद ही भगवान बुद्ध के मंदिर का निर्माण करवाए थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है ठीक है 22 नंबर का प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। मंदिर निर्माण का स्वर्णकाल माना जाता है किसे। तो आप कहेंगे गुप्त वंश को। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण करता है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं या विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण करता है, जब शकों को पराजित कर देता है तब जाके उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य की। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं हुड़ों को पराजित करने वाला कौन व्यक्ति हो जाएगा, अगर हुड़ों को पराजित करने वाला पूछा जाएगा तो स्कंदगुप्त होता है। ठीक है, और शकों को पराजित करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। शिव, विष्णु, बुद्ध, सूर्य। देखिए बुद्ध आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन गुप्त काल में जो सबसे लोकप्रिय देवता हुआ करते थे वह विष्णु हुआ करते थे। ठीक, आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जब शकों को पराजित कर देता है उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर देता है। विक्रमादित्य की उपाधि के साथ साथ सूरवीर भी अपने को कहलाता है। उसके बाद यह चांदी के सिक्का अपने राज्य में बंटवाता है। तो कब बंटवाता है, जब शकों को पराजित कर देता है तब। तो उसी के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करता है, स्वयं को सूरवीर भी कहता है और चांदी के सिक्के को भी जारी करवाता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। मेहरौली जो दिल्ली में है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। मेहरौली का स्थित जो लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था किस सदी में हुआ था। 4वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी, तृतीय या फिर द्वितीय। तो हमारे हिसाब से 4वीं शताब्दी में होना चाहिए। 4वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए चलिए 27 नंबर का प्रश्न है कि फाहियान और ह्वेनसांग के किस शासन के काल में आए थे। देखिए हमने बताया है यच, ह्वेनसांग से आप रिलेट करेंगे यच।
यच कौन शासक होता है, तो आप कहेंगे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन हो जाएगा पहला। तो फाह्यान को मान लीजिए छोड़ देते हैं, हयान को नहीं पता है आपको। वेन्सांग की स्पेलिंग क्या होती है, यच। दूसरे नंबर पे हमारा यच या फिर हर्षवर्धन आएगा। तो यहाँ तो हर्ष दिया है, तो यहाँ विक्रमादित्य दिया है, यहाँ कृष्णदेव दिया है, तो यहाँ हर्षवर्धन आपको दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा। तो आप कौन सा कहेंगे, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अगर एक शासक को पकड़ लेते हैं या एक चीनी यात्री को पकड़ लेते हैं तो आप पूरा आंसर सही कर देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ डी वाला आप मारेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान आता है और वेन्सांग के शासनकाल में आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में वेन्सांग आते हैं। दोनों जो है चीन के यात्री हुआ करते थे। चलिए धनवंतरी थे। धनवंतरी किसे कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे उन्हें धनवंतरी कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय में प्रसिद्ध नाटककार थे, उन्हें कहा जाता था। या अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ थे, उन्हें कहा जाता है धनवंतरी। धनवंतरी की बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो नवरत्नों में से सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक थे उन्हें धनवंतरी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और प्रसिद्ध कवि सबसे पूछा जाएगा, सबसे प्रमुख कवि पूछा जाएगा तो कालिदास हुआ करते थे। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। गुप्त काल में जो शासन करने की प्रणाली थी वह किस प्रकार की थी, राजतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश में जो शासन करने की प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक हुआ करती थी। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं व्याख्या। चलिए आगे की बात करते हैं। फाह्यान द्वारा रचित ग्रंथ फो क्यों की में किसका विवरण नहीं मिलता है, इस बात पे ध्यान दीजिए, किसका विवरण नहीं मिलता है। तो पहला कह रहा है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का या फिर बौद्ध राज्यों का वर्णन नहीं मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन नहीं मिलता है, गौतम बुद्ध के जो है बौद्ध मंदिरों, स्तूपों और विहारों का वर्णन नहीं मिलता है। तो देखिए इसकी बात करते हैं तो विहारों का भी, स्तूपों का भी, मंदिरों का वर्णन मिलता है, उपदेश का भी वर्णन मिलता है उसकी पुस्तक फो की में, और राज्यों का भी मिलता है। लेकिन अगर बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की अगर बात करते हैं तो उसमें चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही होता है। आगे बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा हो जाएगा, भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ या फिर दशावतार मंदिर, भुमरा का मंदिर, तिगवा के विष्णु मंदिर हो जाएगा। गुप्त स्थापत्य कला में सर्वोत्कृष्ट मंदिर, इसकी बात करते हैं तो आप लोग बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए। हमारे हिसाब से देवगढ़ हो जाएगा। देवगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा, ललितपुर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि अजंता की गुफाओं में अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, बताइए इनमें से कौन कौन सी गुफाओं का हुआ था निर्माण। 14, 15, 16, 2, 3, 4, 16, 17, 19 या फिर सभी गुफाओं का। अजंता की गुफाएं जो निर्माण हुआ था गुप्त शासन काल में, कौन कौन जो गुफाएं थी उनका निर्माण हुआ था। तो उस समय 16, 17, 19 जो गुफाएं थी उसका निर्माण हुआ था गुप्त वंश के शासकों के द्वारा। और अजंता का जो है 1900, देखिए यहाँ लिखा है, अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। 33 नंबर का प्रश्न है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में रहते थे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह जो हैं किस शासक के दरबार में रहते हैं, समुद्रगुप्त में, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर बताइए। अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह, और यह किसके दरबार में हुआ करते थे यह आपको बताना है। अगर इसकी बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। गुप्त संवत 1319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। गुप्त संवत चलाने वाला, शुरुआत करने वाला कौन सा, गुप्त वंश के शुरुआत करने वाला कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंद, हाँ चंद्रगुप्त प्रथम होगा, कहाँ शुरुआत यही करता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में किया था, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में किया था। बताइए
कब किया था और किस लिए किया था। देखो शकों का अगर हम बात करते हैं, शकों का उपलक्ष्य जो शकों को पराजित करने वाला शासक की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करता था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम से हमसे पूछा गया है। हुड़ों को पराजित करने वाला कौन हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, केवल और केवल पहला ऑप्शन। तो आप कहेंगे पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप आंसर अगर पढ़े हैं विस्तार रूप से तो बिल्कुल आप ऑप्शन को भी काट सकते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन जो है किस शासक के दरबारी कवि हुआ करते थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखे हैं हरिसेन, और हरिसेन जो है किसके दरबारी कवि हुआ करते थे, यह तो बात सभी को पता होनी चाहिए। किसके दरबारी कवि हुआ करते थे। ऑप्शन में दिया गया है समुद्रगुप्त हैं, अशोक हैं, कनिष्क हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन। इन्होंने लिखा है प्रयाग का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण कहा जाता है, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण ही कहा जाता है, क्लासिकल युग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था, मौर्य काल में, कुषाण, शुंग या फिर गुप्त। इसकी बात करते हैं। धमेक स्तूप गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है कि गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है। गुप्त काल में जब सोने की मुद्रा चलते थे उसे दिनार कहा जाता था, पता होना चाहिए। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। कुमार संभवम बाणभट्ट लिखे हैं, चंद्रबरदाई, हरिसेन, कालिदास। कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम कौन लिखे हैं, तो आप कहेंगे कालिदास लिखे हैं। अब 41 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी। मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। गुप्त वंश में हुई थी। कौन करने वाले हैं, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो हॉस्टल की सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय हो जाएगा। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय की बात की जाएगी तक्षशिला था, जिसे राजा तक्ष ने बनवाया था। ठीक है, इसमें कहीं लिखा होगा तो आप देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए कोई बात नहीं। 42 नंबर का प्रश्न है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी। दर क्या थी, जो टैक्स लिया जाता था वह कितना था। उपज का चौथा भाग, 1/6वां भाग, या 1/8वां भाग, 1/आधा भाग, मतलब 1/2। तो बताइए गुप्त युग में जो है भू राजस्व की दर ली जाती है, टैक्स लिया जाता है, 1/6वां भाग लिया जाता था। ठीक है। 43 नंबर का प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट, सातवाहन। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल होना चाहिए, गुप्त काल बिल्कुल सही है। चलिए 44 नंबर का प्रश्न है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। सबसे ज़्यादा दान देने वाले ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाले कौन वंश हो जाएंगे, बताइए आप। ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा भूमि दान करने वाले गुप्त वंश हो जाएंगे। ठीक है, गुप्त वंश। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 45 नंबर का है कि दिल्ली के महरौली में कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध जो है लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है। दिल्ली के महरौली में जो कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण में एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ बनाया गया है, वह किसकी याद में बनाया गया है। अशोक के, चंद्र के, हर्ष के, या फिर अनंगपाल के। तो वह चंद्रगुप्त के बनाया गया है, तो उसकी स्मृति में बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन हुआ करता था। देखिए इनके जो भी नाटक हुआ करते थे उसमें अगर बात करते हैं मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम इसमें कहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है अग्निमित्रम। तो इसके जैसे मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम,
जो उनका नाम होता था, जो नाटक होते थे, जो उसका नायक होता था, उसी के नाम पर यह अपनी बुक को लिखते थे। ठीक है, तो आप कहेंगे मालविका अग्निमित्रम, इसमें मालविका और अग्निमित्रम की चर्चा की गई है इस बुक में। तो अग्निमित्र इसका नायक हुआ करता था। चलिए 47 नंबर का प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से उपलब्ध मिलता है। समुद्रगुप्त के सैनिक की उपलब्धियों का अगर वर्णन की बात करते हैं किस अभिलेख से मिलता है, तो प्रयाग के प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है, जिसकी रचना जो है हरिसेन के द्वारा की गई है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही होता है। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी थी। अच्छा, किस काल में जो है स्त्री पुरुष के बराबर हुआ करती थी, गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह बात की जा रही है कि स्त्री और पुरुष दोनों कब बराबर हुआ करते थे, समान होते थे, कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। तो आप कहेंगे यह हुआ है गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। जो हुड़ आक्रमण किए थे किसके शासनकाल में, मौर्य में, कुषाण, गुप्त, शुंग। हुड़ अगर आक्रमण की बात करते हैं गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। और किसका शासन था गुप्त वंश में, आप कहेंगे स्कंद गुप्त के शासनकाल में, स्कंद गुप्त के शासनकाल में। ठीक है, स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 49 के बाद 50 नंबर का प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। मालविका अग्निमित्रम अभी पूछा गया था, अभिज्ञान शकुंतलम, या फिर क्या है विक्रमोर्वशीयम है, या फिर जानकी हरण है। तो देखिए इनमें से हम बात करते हैं तो कौन सा नहीं लिखे हैं, जानकी हरण नहीं लिखे हैं कालिदास। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और हाँ, वीडियो में जो भी खूबियाँ या खामियाँ हों आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम आने वाली वीडियो में हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करें। बाकी अगर हम बात करते हैं, आप इसको स्वयं से पढ़ना चाहते हैं, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, जिसका नाम है टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल ओपन होगा, आप उसमें ज्वाइन होकर वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के, अगला क्रम जो भी रहेगा हिस्ट्री से। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।